नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और रैम कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है टैली का जनरल अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग टैली स्टार्ट करने से पहले, टैली सीखने से पहले हमें उसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, जनरल एंट्रीज़ करना आना चाहिए। तो जनरल एंट्रीज़ कैसे करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दो तरह के एंट्री सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी लेन देन का प्रभाव अगर एक खाते पे पड़ता है तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है, और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रभाव अगर दो खातों पे पड़ता है तो वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो अभी जो नए समय में डबल एंट्री सिस्टम चलता है, टैली में भी या जनरल अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम चलता है। डबल एंट्री सिस्टम में एक साइड डेबिट होगा और दूसरा साइड क्रेडिट होगा। डेबिट यानी नामे और क्रेडिट यानी कि जमा। हमें हमारी जो कंपनी है उस कंपनी से जुड़े हुए कई सारे खाते हो सकते हैं, कई सारे लेजर्स या खाते हो सकते हैं, अकाउंट्स हो सकते हैं। ये हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी से ट्रांजैक्शन करने वाले कई लोग हैं। राम भी है, श्याम भी है, बैंक है, हमारी जो लेज़र्स बनते हैं उनमें परचेज़ लेज़र भी हो सकता है, सेल्स का लेज़र भी बनाएंगे हम लोग, अकाउंट बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग जैसे गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, तो इस तरह से कई सारे अकाउंट्स हम लोग बना सकते हैं। ये अकाउंट्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इन अकाउंट्स को समझने के लिए इनको तीन भागों में बांटा गया है, वो हम लोग समझने वाले हैं। तीन टाइप के अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत खाते, व्यक्ति से संबंधित खाते, व्यक्तिगत। रियल यानी कि वस्तुगत, वस्तु से संबंधित। और नॉमिनल यानी कि नाम मात्र के, जिन्हें कहा जाता है कि वो लाभ और हानि से संबंधित खाते, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। व्यक्ति से संबंधित, वस्तु से संबंधित और लाभ और हानि वाले। कंपनी में जिससे जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो या तो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु के द्वारा होता है या कंपनी में लाभ और हानि होते हैं। इनको अलग अलग हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में शामिल है कोई व्यक्ति या संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक। कोई व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या बैंक से संबंधित जो खाते होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि राम का अकाउंट, ये एक व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट है। कमल, ये कोई व्यक्ति का नाम है इसलिए ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। विजय, इस तरह से कोई भी नाम। ऑर्गेनाइजेशन जैसे गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी या रैम कंप्यूटर अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी पर्सनल अकाउंट में आती है। इसके अलावा बैंक या फिर बैंक का नाम भी आ सकता है डायरेक्ट, SBI अकाउंट, PNB अकाउंट। तो इस तरह से ये सभी क्या कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का एक रूल हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, वो है पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। जैसे हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है,
और ये व्यक्ति है राम या श्याम या जो भी है। अगर मैं इसे कोई माल बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो राम क्या होगा? पाने वाला। तो राम उस समय क्या होगा? डेबिट होगा। राम पाने वाला है, डेबिट होगा। या राम से मैं खरीद रहा हूँ, राम से मैं कुछ ले रहा हूँ, तो राम क्या होगा? राम उस केस में क्रेडिट होगा। तो राम से मैं कुछ ले रहा हूँ, चाहे वो वस्तु हो सकती है या पैसा हो सकता है, तो राम उस समय देने वाला है तो क्रेडिट होगा। और राम को मैं दे रहा हूँ या राम को मैं कुछ बेच रहा हूँ तो राम डेबिट होगा। राम अगर पाने वाला है तो डेबिट, देने वाला है तो क्रेडिट। राम की जगह बैंक भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है। तो इसका रूल हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। पाने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, ये इसका रूल है। ये अगर 3 रूल हैं, पर्सनल का अलग है, रियल का अलग है और नॉमिनल का अलग है। ये 3 रूल अगर आपको याद हो गए तो आप अकाउंटिंग ईजिली कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से समझ लेना चाहिए। पर्सनल के बाद जो दूसरा अकाउंट है वो है अपना रियल अकाउंट। रियल यानी कि वस्तु से संबंधित, वस्तुगत खाते। वस्तुगत खाते कौन से होते हैं? जो कि माल या संपत्ति या नगद से संबंधित। माल, संपत्ति और नगद यानी कि कैश। माल यानी गुड्स, असेट्स या कैश। गुड्स, असेट्स एंड कैश। गुड्स और असेट्स में डिफरेंस है। गुड्स यानी कि माल, माल यानी कि जिस चीज़ का अपन बिजनेस कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी कि अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर बेचता हूँ तो फर्नीचर मेरे लिए माल है। और अगर मैं कंप्यूटर बेचता हूँ, कंप्यूटर मेरे लिए माल है। अगर मैं परचूनी की दुकान है तो परचूनी का जो सामान है वो मेरे लिए माल है। लेकिन असेट्स क्या है? असेट्स मतलब वो वस्तु जिस चीज़ का अपन बिजनेस जिस चीज़ को अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक एयर कंडीशनर हमने लगा रखा अपने दुकान के अंदर, तो एसी अपने लिए क्या है? असेट्स। मैंने मशीन खरीदी कुछ सामान बनाने के लिए या किसी तरह की पैकिंग के लिए, तो वो मेरी असेट्स है, उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा। मशीनरी, पंखा, ट्यूबलाइट, किसी भी कूलर, किसी भी टाइप की कोई कंप्यूटर, कोई भी तरह की एसेसरीज़ जो मैंने खरीदी है या वस्तु मैंने खरीदी है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मेरी असेट्स है, बेचने के लिए नहीं खरीदा। जो वस्तु बेचने के लिए खरीदते हैं जो वस्तु बेचने के लिए खरीदते हैं वो अपनी माल होती है। और कैश, कैश तो कैश होता है। अगर आप माल खरीदते हो तो आप एक शब्द लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट। माल खरीदेंगे तो परचेज, माल बेचेंगे तो क्या लिखना है? सेल्स। उस वस्तु का नाम नहीं आएगा, उसकी जगह हम लोगों को परचेज या सेल्स इस्तेमाल करना है शब्द। अगर हमने खरीदा हुआ माल लौटा दिया तो उसे कहेंगे हम लोग परचेज रिटर्न। PR शॉर्ट में लिख सकते हैं और परचेज रिटर्न पूरा भी लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न शॉर्ट में लिख सकते हैं। बेचा हुआ माल अगर किसी ने मुझे वापस लौटा दिया तो ये सेल्स रिटर्न कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। इसी तरह से स्टॉक, प्रारंभ में कंपनी प्रारंभ के समय जो माल लगाते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। तो गुड्स के लिए ये अकाउंट बनते हैं परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। असेट्स में उस असेट्स का नाम आता है। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खरीदा तो परचेज नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उस असेट्स का नाम आएगा। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट। अगर आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट। तो इस तरह से हमने कोई भी वस्तु खरीदी है, एसेट्स खरीदी, तो उस एसेट्स का नाम आ जाएगा। और कैश तो कैश होता है। तो इस तरह से ये माल से संबंधित हैं, ये एसेट्स से रिलेटेड हैं और ये कैश हैं। इसका भी एक रूल है जो अपने को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, और रूल ये है आने वाली वस्तु डेबिट। आने वाली वस्तु को क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। और जाने वाली वस्तु को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आने वाली वस्तु को डेबिट करना है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है। ये रूल आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जैसे ये मेरी कंपनी है, ये कोई व्यक्ति है, मैंने इसको सेल किया, तो सेल क्या है? जा रही है, तो सेल क्या होगी? क्रेडिट। या मैंने इससे माल खरीदा, मैंने परचेज़ किया, तो परचेज़ क्या है? आ रहा है, तो परचेज़ हमेशा क्या होगा? डेबिट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी तरह से फर्नीचर आता है, डेबिट होगा। कैश आ रहा है, डेबिट होगा। कैश अगर मैंने किसी को दिया है, राम को दिया या किसी को भी, तो कैश उस केस में क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट। तो ये रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अंतिम अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, यानी कि लाभ तथा हानि से संबंधित, प्रॉफिट एंड लॉस। या हम कह सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस या प्रॉफिट लॉस क्या क्या होता है कंपनी में। जैसे अपन एक्सपेंस क्या करते हैं कंपनी में, रेंट, रेंट का अकाउंट बनता है एक, सैलरी का अकाउंट बनता है एक, सैलरी अकाउंट, मजदूरी देते हैं तो मजदूरी के लिए क्या अकाउंट बनता है, वेजेस अकाउंट। और इसके अलावा क्या बनता है, इसके अलावा बनता है जैसे इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, और इसके अलावा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देखना पड़ेगा, डिस्काउंट पेड भी हो सकता है और रिसीव्ड भी हो सकता है। डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो ये आपके लिए लॉस है, डिस्काउंट अगर रिसीव्ड है, आपने प्राप्त किया है, तो डिस्काउंट आपके लिए इनकम है। ऐसे ही इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, इंटरेस्ट भी अगर पे है तो एक्सपेंसेस है और रिसीव्ड है तो इनकम है। तो इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है एंड इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है। इसी तरह से कमीशन भी हो सकता है, पेड या रिसीव्ड, तो डिपेंड करता है इनकम है कि एक्सपेंसेस है। इसके अलावा और भी कई अकाउंट बनते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, आग से अगर माल नष्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लॉस बाय फायर। चोरी हो जाए तो उसे बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। तो इस तरह के अलग अलग अकाउंट हो सकते हैं। इनका रूल भी अपने को अच्छे से याद रहना चाहिए, और वो रूल क्या है, सभी प्रकार के लॉस को या हानि को डेबिट करेंगे। और प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट या लाभ को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हानि को डेबिट करेंगे, लाभ को क्रेडिट। रेंट आपका प्रॉफिट है या लॉस है, तो रेंट आपका लॉस है, तो इसलिए हानि को डेबिट करो, तो रेंट को क्या करेंगे, डेबिट। सैलरी भी देते हैं अपन, इसलिए डेबिट होगी। इलेक्ट्रिक का बिल चुकाते हैं, इसलिए वो भी डेबिट होगा। इसी प्रकार से डिस्काउंट पेड है तो डेबिट होगा क्योंकि हानि है, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है। तो इनकम को क्रेडिट करो और हानि को डेबिट करो। ये रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज करना इनके द्वारा सीखते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, उसी के बाद ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक एंट्री है, राम से माल खरीदा, यानी कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। तो इसमें दो अकाउंट अपने को पहचानने हैं। हमें यहाँ पर परचेज़ एक अकाउंट जैसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है। गुड्स नाम से कभी अकाउंट नहीं बनता, नहीं बनाना है। फ्रॉम एक शब्द है, फ्रॉम, टू, रिसीव्ड, पेड, इस नाम से कभी अकाउंट नहीं बनता। हाँ, राम हमें एक अलग अकाउंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दो अकाउंट बनने की संभावना है, परचेज एंड राम। पहचानना पड़ेगा कि राम किस प्रकार का अकाउंट है। राम व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति से संबंधित है। हाँ, एक ही बार में पता चल गया कि राम तो पर्सनल अकाउंट है, वस्तु तो है नहीं, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा राम पाने वाला है, देने वाला। अब राम से माल खरीदा, ये कंपनी है और ये राम है। अब राम से मैंने माल खरीदा तो राम तो देने वाला हुआ, तो देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट। और इसी तरह से परचेज़ अपना कौन सा अकाउंट है, परचेज़ कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं, तो ये व्यक्ति तो है नहीं, तो ये वस्तु है क्या, हाँ ये वस्तु से संबंधित लग रहा है, तो ये वस्तु है यानी कि रियल अकाउंट है। तो परचेज़ आ रहा है कि जा रहा है, यानी कि वस्तु आती है तो डेबिट होगी, जाती है तो क्रेडिट होगी। अगर मैंने राम से माल खरीदा तो ये वस्तु आ रही है, इसलिए ये डेबिट होगी। और वैसे भी एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट ही होगा, दोनों डेबिट हो नहीं सकते, दोनों क्रेडिट हो नहीं सकते। अब लिखने का तरीका ये रहेगा कि हमेशा डेबिट वाले को ऊपर लिखा जाता है, तो परचेज़ को लिखा जाएगा ऊपर। अगर राम डेबिट होता तो राम को ऊपर लिखा जाता, फिलहाल तो परचेज़ डेबिट है। परचेज़ AC मतलब अकाउंट, DR मतलब डेबिट। और अगर यहाँ पे कोई अमाउंट दे रखा है तो वो अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे। परचेज़ अकाउंट डेबिट 2000,
यहाँ परचेज जहाँ लिखा है उससे थोड़ा सा दूर, टू क्रेडिट वाले का नाम राम। आगे अकाउंट और क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसके आगे टू है वो क्रेडिट ही माना जाएगा। तो राम जहाँ 2000 ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा सा दूर यहाँ 2000 लिखा जाएगा। एक्चुअल में तो ये इस तरह से बना होता है, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर। लेकिन हमें तो केवल ये 2 लाइन का याद रखना है कि किस तरह से लिखनी है। तो ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे विजय को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू विजय। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अकाउंट विजय बन सकता है, गुड्स नाम से कभी नहीं बनता, टू नाम से कभी नहीं बनता, सोल्ड यानी कि सेल्स, सोल्ड को सेल्स लिखा जाता है। विजय अपना पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? तो विजय अपना पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति से संबंधित है, और सेल्स अपना वस्तु से संबंधित है, रियल अकाउंट है, वस्तु से संबंधित। विजय को माल बेचा, ये है कंपनी और ये है विजय। अब विजय को माल बेचा तो विजय पाने वाला हुआ, तो विजय को क्या करेंगे, डेबिट। और सेल्स आ रहा है कि जा रहा है, सेल्स तो जा रहा है, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, तो विजय डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो लिखने का तरीका, विजय को पहले क्योंकि डेबिट ऊपर, विजय AC यानी अकाउंट DR टू सोल्ड की जगह सेल्स, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और यहाँ पे अगर कोई अमाउंट लिखा है 2000 या 3000 या जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि अपने को अकाउंट इस तरह से, इसका आंसर ये है, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैसे भी ये डेबिट है तो ये क्रेडिट ही होगा, अब मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे एंट्री की तरफ, इसको मैं हटा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन अपना, अगर लिखा है माल बेचा यानी कि सोल्ड गुड्स, अब किसे बेचा है ये नहीं पता, ये नाम नहीं दिया हुआ है, केवल सोल्ड दिख रहा है, गुड्स नाम से कभी अकाउंट बनता नहीं है, सोल्ड और दूसरा है ही नहीं। अगर यहाँ नाम है कि राम को बेचा या शाम को बेचा तो इसका मतलब उधार है, और नाम नहीं है इसका मतलब मान लीजिए कि ये नगद में बेचा गया है, इसलिए दूसरा अकाउंट अपने आप लिख दो कैश। जब दूसरा अकाउंट समझ में नहीं आए तो कैश लिखा जा सकता है। तो एक सेल्स और दूसरा कैश। सोल्ड यानी कि सेल्स, ये एक अपना वस्तु से संबंधित है, रियल अकाउंट है। कैश भी अपना रियल अकाउंट है, वस्तु से संबंधित है। यहाँ पर यानी कि एक वस्तु आ रही है, एक जा रही है। सेल्स आ रहा है कि जा रहा है? सेल्स हमेशा जाता है, परचेज आता है लेकिन सेल्स जाता है, तो सेल्स जा रहा है। जब नगद में माल बेचोगे तो पैसा आएगा, इसलिए पैसे को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। कैश क्या होगा, डेबिट। अब डेबिट कैश है तो कैश को ऊपर लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका वही, कैश अकाउंट DR टू सोल्ड को क्या लिखते हैं, सेल्स, और जो भी अमाउंट यहाँ लिखा गया है वो यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग, जैसे किराया चुकाया, पेड रेंट। याद रखिएगा कि पेड रिसीव्ड इस नाम से कभी अकाउंट मत बनाना। एक बनेगा रेंट, रेंट अकाउंट है, दूसरा अकाउंट यहाँ है नहीं। अच्छा, रेंट अपना कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल या नॉमिनल? व्यक्ति है क्या रेंट? नहीं, व्यक्ति नहीं है, पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो फिर रियल वस्तु से संबंधित है क्या? रेंट वस्तु से संबंधित है। ये अपना लाभ और हानि से संबंधित है। रेंट अपना एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हमेशा, डेबिट, हानि को हमेशा डेबिट करते हैं। और रेंट हमेशा किस में चुकाएंगे, कैश में। तो दूसरा अकाउंट क्या बनाना पड़ेगा अपने को, कैश। और किराया अगर चुकाओगे तो कैश आएगा कि जाएगा, कैश तो जाएगा, तो जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो दो अकाउंट बनेंगे हम यहाँ पर, रेंट और कैश। तो लिखने का तरीका अगेन वही, रेंट अकाउंट DR टू कैश, और अमाउंट यहाँ जो भी लिखा गया है वो नीचे लिख देंगे, रेंट अकाउंट DR 500 टू कैश 500। ये अपना हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हमने देखा
तीन तरह के अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रियल का रूल, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। इसी प्रकार से लाभ और हानि वाले अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसमें हानि को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट या लाभ को क्रेडिट करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इससे अपनी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।